जय हिंद साथियों, मित्रों, आइए इस छोटे से वीडियो में मराठा साम्राज्य की स्थापना, मराठा साम्राज्य के उदय में कौन कौन सी परिस्थितियां थी, शिवाजी के विकास में किस तरह की परिस्थितियां विशेष रूप से जिम्मेदार थी। आइए साथियों, इस छोटे से वीडियो में मराठा साम्राज्य पर चर्चा हो। मित्रों, मराठा जो साम्राज्य था, इसका जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का पहाड़ी इलाका। अब साथियों, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका भौगोलिक परिदृश्य कुछ ऐसा है जहां संघर्षशील व्यक्ति ही टिक पाएंगे, रह पाएंगे या अपने विकास को कर पाएंगे। एक पहाड़ी क्षेत्र मराठा साम्राज्य के उदय में भौगोलिक परिस्थिति विशेष जिम्मेदार थी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा जाता था। कुल मिला के मराठे जितने थे महाराष्ट्र की ऊंची नीची पहाड़ियों पे बसे एक ऐसी जाति थी जो युद्धरत और संघर्षरत रहा करती थी। तो मराठों के उत्कर्ष में जो पहली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो थी उस क्षेत्र का भौगोलिक परिदृश्य, जो मराठों के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साथियों, दूसरा, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। देखिए साथियों, औरंगजेब का शासन यद्यपि दिल्ली, आगरा, उत्तर भारत था, उसके शासन का केंद्र उत्तर भारत था, लेकिन साथियों चूंकि लगभग पूरे भारत को मुगलों ने जीता था तो उसके अंतर्गत मराठों का आना निश्चित तय था। ऐसी परिस्थिति में आपको बताना चाहेंगे कि एक ऐसी परिस्थिति बनी कि जैसे ही औरंगजेब ने हिंदुओं को इकट्ठा, या कह लीजिए कि पूरे एक जो है शासन की एक डोर में बांधने का प्रयास किया, उसमें जो है अगर कोई थोड़ा सा विद्रोह किया तो उसको दबाने का काम किया। यद्यपि ज्यादातर विद्रोह औरंगजेब के समय हुए, उसी में एक मराठों का था। अब साथियों, उसके बाद औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी, ये मराठों के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सतनामी, सिख, तमाम ऐसे जो है विद्रोह, कोल भील विद्रोह, ढेर सारे विद्रोह हुए थे औरंगजेब के समय में। उसमें एक विद्रोह जो है औरंगजेब का था और इसकी बदौलत मराठों का जो है उत्थान हुआ। साथियों, हिंदू जागरण अगला जो स्टेप था। हिंदू जागरण उस समय हिंदुओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाया तो वो महाराष्ट्र के संत कवि थे। इनमें तुकाराम से लेकर नामदेव, ज्ञानदेव, विज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ढेर सारे कवि थे। रामदास विशेषकर ये सब नाम आते हैं जो महाराष्ट्र के संत कवि थे। इन लोगों ने मराठियों को ललकारने का काम किया, धिक्कारने का काम किया, एक मंच पर लाने का प्रयास किया, एक राष्ट्रभक्ति जो है इनके अंदर भरने का काम किया महाराष्ट्र के संत कवियों ने। ये चार परिस्थितियां जो है साथियों मराठों के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली परिस्थिति महाराष्ट्र की भौगोलिक परिदृश्य, दूसरी परिस्थिति थी वो थी औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, और तीसरी हिंदू जागरण, और चौथी मराठा संत कवियों का। तो साथियों, एक पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे, महाराष्ट्र के जो भी ये सामंत लोग थे, जो ये होशियार लोग थे, विभिन्न राज्यों के यहाँ जो है राज्यों के दरबारों में अच्छे अच्छे पदों पे थे। ये कहीं ना कहीं से सीखने के लिए प्रयासरत थे, अलग अलग से, मलिक अंबर जैसे, या और बीजापुर के राज्य में, या तमाम तरह के, यहाँ तक कि उत्तर भारत तक मराठी पहुंच गए थे। उत्तर भारत में भी जाके राजाओं के जो है दरबारों में महत्वपूर्ण पदों पे थे और वहाँ पे वो सीख रहे थे। सीख कर उनके अंदर खुद के एक मराठा साम्राज्य बनाने की लालसा थी और उसी का फलीभूत हुआ मराठों का उत्कर्ष। अब आइए थोड़ा सा शिवाजी पे फोकस दिया जाए। देखिए साथियों, शिवाजी छापामार युद्ध प्रणाली के लिए बहुत चर्चित थे। थोड़ा सा शिवाजी की भी जो जीवन की परिस्थितियां थी थोड़ा सा बहुत टफ थी साथियों। ऐसी स्थिति में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ। शिवाजी का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग, एक पूना में शिवनेर का पहाड़ी दुर्ग था, किला था, जहां पे शिवाजी का जन्म हुआ था। यानी शिवाजी का जो जन्म हुआ था
20 अप्रैल 1627 को पूना के शिवनेर पहाड़ी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनकी जो विमाता थी उनका नाम था तुकाबाई मोहितो। अब साथियों देखियो, यहां से ध्यान देंगे, शिवाजी ने दूसरी जब शादी की तुकाबाई मोहितो से, तो शिवाजी के पिताजी ने जब दूसरी शादी की शाहजी भोसले ने, तो ऐसे में शिवाजी की माँ जो थी जीजाबाई, इनको उपेक्षित कर दिया और शाहजी भोसले ने एक तरह से जीजाबाई को छोड़ दिया। बस ये हम कहना चाह रहे हैं, छोड़ दिया। अब ऐसे में जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर दादा कोणदेव के संरक्षण में रहने लगी। ये साथियों आपको बताना चाहेंगे, दादा कोणदेव शिवाजी के प्रारंभिक शिक्षक थे, प्रारंभिक गुरु थे, प्रारंभिक संरक्षक थे, देखरेख इन्होंने किया था। तो ये, और ऐसे में रात के समय जब सोने का समय होता था, तो शिवाजी की जो माँ थी जीजाबाई, वो हिंदू पौराणिक कहानियों को सुनाया करती थी, जिसमें सत्य और असत्य की बातें विशेष रूप से, अच्छाई और बुराई की बातें विशेष रूप से थी। ऐसे में बालक शिवाजी के मन में कहीं न कहीं से राष्ट्रभक्ति भरती चली गई, कूट कूट कर भरती चली गई। और इसका परिणाम क्या हुआ कि आने वाले समय में शिवाजी एक महान योद्धा के रूप में उभरे। और उधर दादा कोणदेव शिवाजी को युद्ध विद्या, घुड़सवारी जैसे तमाम विद्याओं से जो है एकदम से पारंगत कर दिए, मैच्योर कर दिए। ऐसे में बालक शिवाजी बालक ही नहीं बल्कि एक महान सेनानायक बनकर उभरे। साथियों आगे बताना चाहेंगे कि शिवाजी की जो पत्नी थी साईबाई नीलंबकार, विशेष रूप से ये नाम मिलता है, वैसे 7 पत्नियां थी शिवाजी के पास, और इनमें से एक पत्नी पुतलीबाई शिवाजी की चिता के साथ सती भी हो गई थी, ऐसा उल्लेख इतिहास में मिलता है। आइए साथियों ध्यान देते हैं, शिवाजी के गुरु जो थे समर्थ रामदास थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास थे। इस बात को आप पॉइंट किए रहिएगा, शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास थे। देखिए साथियों, जो महाराष्ट्र के संत कवि थे, महाराष्ट्र के कह लीजिए कि एक तरह से वहाँ के आंदोलन के, धार्मिक आंदोलन के जो कवि थे, उनमें महान संत थे रामदास। ऐसे संत के शिष्य निश्चित रूप से विद्वान होंगे, पारंगत होंगे, हर क्षेत्र में एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होंगे शिवाजी, जैसा देखा गया इतिहास में। आइए विजयों पे 1643 में शिवाजी ने पहली जो विजय की, बीजापुर का सिंहगढ़ का किला जीता। शिवाजी की पहली विजय साथियों आपको बताना चाहेंगे, 1643 में बीजापुर का सिंहगढ़ का किला। शिवाजी ने किले बहुत जीते थे, किलों को जीतने के साथ ही एक विशाल साम्राज्य की तरफ शिवाजी बढ़े थे, छोटे छोटे किलों को जीतकर, क्योंकि इनके पास सुविधाएं कम थी, इनके पास कह लीजिए कि सेना भी कम थी, तो ऐसे में धन की भी आवश्यकता थी। तो छोटे छोटे किले जीतकर वहां से सेना, वहां से धन, वहां से सुविधाओं को कलेक्ट करते करते शिवाजी ने एक महान साम्राज्य की स्थापना की। आगे देखेंगे 1649 में तोरण का किला इन्होंने जीता और 1656 में रायगढ़ का किला जीता। उसके बाद 1659 में अफजल खां की हत्या की। अफजल खां बीजापुर के सेनापति थे, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। शिवाजी ने बड़े ही चतुराई से अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां जब मरा तो शिवाजी दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े सेनानायक के रूप में उभर कर सामने आए। उसके 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां की भी हत्या कर दी। शाइस्ता खां मुगलों द्वारा भेजा गया एक महान सेनानायक था, और जब शाइस्ता खां को शिवाजी ने पराजित कर दिया, तब मुगलों के मन में खलबली हो गई कि अब शिवाजी को दबाएं, नहीं तो शिवाजी बहुत आगे निकल जाएंगे। और शिवाजी आगे निकल चुके थे, दबाना उनको छोटा मोटा काम नहीं था। क्यों? क्योंकि बहादुर, एक तलवार के धनी, युद्ध विद्या के प्रेमी, तो शिवाजी को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल की बात थी। आगे 1664 में सूरत की पहली लूट और 1670 में सूरत की दूसरी लूट। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। इतिहासकारों द्वारा कहीं कहीं से इसकी आलोचना भी की जाती है।
शिवाजी ने सूरत को 2 बार 1664 1670 2 बार शिवाजी ने लूटा था, लूट कर संसाधन इकट्ठा किए थे। और 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इसमें जो है शिवाजी और राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, देखिए साथियों बताना चाहेंगे, लोहा लोहे को काटता है। औरंगजेब ने बड़े चतुराई से काम लिया, खुद शिवाजी को परास्त न कर सका तो उसने जो है एक हिंदू राजा को भेजा, राजपूत राजा को, मिर्जा राजा जयसिंह को। अब साथियों इस संधि की जो शर्तें थी बहुत ही टफ थी, बहुत ही कठोर थी। शर्त की 35 किलो में से 23 किले शिवाजी ने अपने दे दिए मुगलों को, और शिवाजी मुगलों के दरबार में आने के लिए तैयार भी हो गए। साथियों ये संधि नहीं थी बल्कि शिवाजी के साथ धोखा था। अब शिवाजी धोखा खाए कहां से? राजा जय सिंह की वजह से धोखा खाए। शिवाजी धोखा खाने वाले में से नहीं थे। शिवाजी जब आगरा पहुंचे दीवाने आम में तो शिवाजी को कैद कर लिया गया। मित्रों आपको बताना चाहेंगे, शिवाजी को जब कैद कर लिया गया, शिवाजी कुछ दिन तक वहां परिस्थिति को देखकर रुके रहे। उसके बाद बर्थडे मनाने के उपलक्ष्य में मिठाइयां बांटने का एक प्रोपेगेंडा किया शिवाजी ने, और धीरे से अपने पुत्र संभाजी के साथ शिवाजी वहां से किले से फरार भी हुआ है और वापस दक्षिण भारत मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए पहुंच गए। आपको बताना चाहेंगे कि 14 जून 1674 को काशी के विद्वान गंगा भट्ट को बुलाकर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। तो ये बहुत बड़ी बात थी, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना, वो भी काशी के विद्वान गंगा भट्ट को बुलाकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना, नींव रखने का काम शिवाजी ने किया। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। साथियों बहुत दिन तक 74 और 80 6 वर्ष, इन 6 वर्षों में शिवाजी ने एक सिस्टमैटिक शासन स्थापित करने का काम किया। अष्टप्रधान नाम के सेनापतियों का, 8 विद्वानों का जो है मंत्रिमंडल बनाया। इसमें पेशवा जो है प्रधानमंत्री हुआ करता था, अमात्य गृह मंत्री हुआ, वित्त मंत्री हुआ करता था। ऐसे तमाम जो 8 पद थे। और साथियों एक संगठित शासन तंत्र स्थापित करने की, योजनाबद्ध तरीके से शासन चलाने की व्यवस्था शिवाजी ने की। साथियों चौथ और सरदेशमुखी, चौथ 1/4, सरदेशमुखी 1/10, ये 2 कर लेने का काम मराठों ने शुरू किया। ये दोनों कर कहीं न कहीं से संरक्षण प्रदान करने के लिए लिए जाते थे। अब एक छोटे से वीडियो में इन मराठा साम्राज्य की एक व्यापक गतिविधि को बता पाना, समेटना अपने आप में बहुत तर्कसंगत नहीं होगा। हाँ, आपको इस क्लास के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातें जो कहीं न कहीं से परीक्षा उपयोगी हैं, उन पर आप अगर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो आप कहाँ कहाँ पे पॉइंट करेंगे इस बात को आप समझिए। 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर की पहाड़ी, एक पहाड़ी किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी भोसले और शिवाजी की पत्नी का नाम साईबाई नियंबकार था। संरक्षक दादा कोरदेव थे जो प्रारंभिक शिक्षक थे, और इनके जो गुरु थे समर्थ रामदास थे। इतनी बातों को आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है। उसके बाद 1659 में 59 अफजल खां की हत्या, 1663 में शाइस्ता खां की हत्या, 1664 में सूरत की पहली लूट, 1670 में सूरत की दूसरी लूट और 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह से। इतनी बातें निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछता रहता है। साथियों 14 जून 1674 को काशी के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की, और 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की
मृत्यु हो गई और शिवाजी के मरने के बाद शिवाजी की एक पत्नी, उसका नाम था पुतली बाई, वो शिवाजी के साथ सती हो गई थी। और मराठों द्वारा जो अष्टप्रधान 8 विद्वानों का संग्रह समूह और चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 टैक्स मराठों द्वारा लिया जाता था। ये हमको लगता है कि मराठा या शिवाजी वाले चैप्टर से इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, लगभग इतने में बात बन जाती है। तो आप अपनी बात को बनाइए, एग्जाम में सफल होइए। ये ढेर सारी हमारी शुभकामना आपके साथ। जय हिंद साथियों।